तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वेरिकोसिल के बारे में। यूरोजेनिटल डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशंस को डिफाइन करेंगे कि वेरिकोसिल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वेरिकोसिल ये वो कंडीशन है जिसमें डायलेटेशन डेवलप होगा और टॉर्चुसिटी डेवलप होगी पैम्पनी फ्रॉम द प्लेक्सस ऑफ द वेन के अंदर। तो पैम्पनी फ्रॉम द प्लेक्सस ऑफ द वेन ये खास तौर से ये टेस्टिकुलर वेन किसकी ट्यूबिटरीज है, पैम्पनी फ्रॉम द प्लेक्सस ऑफ द वेन के अंदर। तो अगर डायलेटेशन किसके अंदर हो रहा है, पैम्पनी फ्रॉम द प्लेक्सस ऑफ द वेन के अंदर है, टॉर्चुसिटी डेवलप हो रही है, तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे वेरिकोसिल। जो पैम्पनी फ्रॉम द प्लेक्सस ऑफ द वेन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम टेस्टिकुलर वेन की बात कर रहे हैं। टेस्टिकुलर वेन के अंदर डायलेटेशन होगा, टॉर्चुसिटी डेवलप होगी, इलोंगेशन होगा, इस कंडीशंस को हम बोलेंगे वेरिकोसिल। अगर नॉर्मल एनाटॉमी की हम बात करें तो स्क्रोटम के अंदर अगर बात करें कितनी वेन होती हैं, तो न्यूमरस वेन होती हैं और इसके अप्रॉक्स नंबर अगर हम बात करें 12 to 20 वेन्स होती हैं जो स्क्रोटल पाउच के अंदर वेन प्रेजेंट होती हैं। पर ये वेन जो होंगी फाइनली जो 12 to 20 जो वेन हम डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनली ज्वाइन करती है इंग्वानल एरिया के अंदर। ये वेन के जो नंबर होगा वो कम हो जाएगा। इंग्वानल एरिया के अंदर वेन का नंबर होगा, या इंग्वानल कनाल के अंदर हम बात करें जो टेस्टिकुलर वेन्स के नंबर अगर हम बात करें तो 4 to 8 है, ठीक है। स्क्रोटल एरिया के अंदर नंबर क्या है, 12 to 20। 12 to 20 कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटल एरिया के अंदर। जैसे जैसे अपवर्ड हम असेंड करेंगे यहाँ नंबर जो टेस्टिकुलर वेन का नंबर जो होगा कम होते जाएंगे, तो जो टेस्टिकुलर वेन्स के नंबर्स जो होंगे वो कम होंगे। तो इसमें अगर हम इंग्वानल एरिया की हम बात करें तो इंग्वानल एरिया के अंदर जो कॉर्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4 से 8 वेन होती हैं, जबकि अगर हम बात करें कि स्क्रोटल एरिया के अंदर बात करें तो स्क्रोटल एरिया के अंदर जो वेन्स के नंबर होंगे 12 से लेकर 20 तक। ऐसे ही अबव द इंग्वानल एरिया की हम बात करें, इंग्वानल कनाल है बेसिकली पाथवे प्रोवाइड करता है फॉर द कॉर्ड स्ट्रक्चर। जो इंग्वानल कनाल के अंदर जो अदर स्ट्रक्चर है, जेनेटल ब्रांच है, जेनेटोफेमोरल नर्व है, वास्ट डिफरेंस है, टेस्टिकुलर वेन है जिसको हम पैम्पनी फ्रॉम द प्लेक्सस ऑफ द वेन बोलते हैं, ऐसी टेस्टिकुलर आर्टरी है, ऐसी जेनेटल ब्रांच है, जेनेटोफेमोरल नर्व। तो ये जैसे ही एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है किसके बीच में, स्क्रोटम और जो एब्डोमिनल एरिया होगा उसके बीच में कम्युनिकेशन होता है किसके थ्रू, ये कम्युनिकेशन होता है इंग्वानल कनाल के फॉर्म में। तो टेस्टिस की डेवलपमेंट मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि टेस्टिस की डेवलपमेंट कहाँ होती है, एब्डोमिनल एरिया के अंदर। जो नॉर्मल पोजीशन है किडनी की नॉर्मल पोजीशन में टेस्टिस डेवलप होता है, वहाँ से वो डिसेंड करेगा। डिसेंड होने की कंडीशन में अपने साथ साथ वो आर्टरी जो टेस्टिकुलर आर्टरी है उसको और वेन और साथ साथ में वहाँ की जो नर्व सप्लाई होती है उसके साथ अपने साथ वो खींच के ले आता है और फाइनली जो टेस्टिस डिसेंड होगा वो एंटर होता है डीप इंग्वानल रिंग में। टेस्टिस डिसेंट होगा, डिसेंट होने की कंडीशन में सब फर्स्ट एंटर होगा डीप इंग्वानल रिंग में। डीप इंग्वानल रिंग के बाद इंग्वानल कनाल के अंदर, इंग्वानल कनाल से फिर सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से वो फाइनली एंटर होता है स्क्रोटल पाउच के अंदर, ठीक है। तो जब हम ये जो पाथवे ऑफ डिसेंट हमने डिस्कस कर लिया, इसका मतलब है जो कॉर्ड स्ट्रक्चर होगा वो एब्डोमिनल कंटेंट के तौर पर जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है वहाँ डेवलप होता है और फाइनली जो पैम्पनी फ्रॉम द प्लेक्सस की हम बात कर रहे हैं ये भी एब्डोमिनल कंटेंट है। तो एब्डोमिनल एरिया के अंदर हम बात करें तो ये जो वेन जिसकी हम बात कर रहे हैं पैम्पनी फ्रॉम द प्लेक्सस ऑफ द वेन, इसके जो नंबर्स है, इसका जो नंबर होगा सिंगल वेन यहाँ प्रेजेंट है। तो सिंगल वेन एब्डोमिनल एरिया के अंदर जो टेस्टिकुलर वेन है सिंगल वेन है, इंग्वानल कनाल के अंदर 4 to 8 वेन है और स्क्रोटल एरिया के अंदर ये वेन्स का जो नंबर होगा फाइनली बढ़ जाता है 12 से लेकर 20 तक। अब इन्हीं वेन्स के अंदर अगर कोई डायलेटेशन होगा, टॉर्चुसिटी होगी, इलोंगेशन होगा, इसको बोलेंगे वेरिकोसिल। क्लियर है। अब इसमें भी हम बात करें कि किस साइड ज्यादा कॉमन है, तो लेफ्ट साइड ज्यादा कॉमन है, ठीक है। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करती है किसके अंदर, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, और ये भी लेफ्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन करती है 90 डिग्री पे। तो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करेगी किसमें, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, और लेफ्ट रीनल वेन भी लेफ्ट रीनल वेन के अंदर जो ड्रेनेज होता है टेस्टिकुलर वेन का वो 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री पे होने के वजह से बैकफ्लो ऑफ ब्लड होगा, यानी कोई स्ट्रक्चर है जो ड्रेन कर रहा है 90 डिग्री पे, तो डायरेक्टली जो फ्लो होगा, फ्लो मेंटेन नहीं होता, फ्लो मेंटेन नहीं होने की कंडीशन में बैकफ्लो होगा। वेरिकोसिटी देखी जाती है लेफ्ट साइड के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। लेफ्ट साइड के अंदर इस वजह से देखी जाती है कि लेफ्ट साइड जो वेन होगी टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करती है रीनल वेन के अंदर, और रीनल वेन पे भी 90 डिग्री के एंगल पे ड्रेन करती है। तो यहाँ बैकफ्लो ऑफ ब्लड होता है। बैकफ्लो ऑफ द ब्लड होने की वजह से फाइनली जो ब्लड जो बैकफ्लो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन के अंदर। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड अक्यूमुलेट होगा लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन के अंदर। उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ब्लड को अक्यूमुलेट करने की वजह से अक्यूमुलेट करने के लिए जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होगी डायलेट हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी और टॉर्चुअस हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लेफ्ट साइड के अंदर वेरिकोसिल क्यों कॉमन है, उसके पीछे रीजन है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करती है रीनल वेन के अंदर 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर ड्रेन करने की वजह से बैकफ्लो ऑफ द ब्लड होगा। बैकफ्लो ऑफ द ब्लड होने की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड इकट्ठा होगा लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन के अंदर। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड को अकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन क्या होगी, डायलेट हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी, टॉर्चुअस हो जाएगी, यानी वेरिकोसिल की कंडीशन डेवलप होगा। राइट साइड के अंदर जो राइट टेस्टिकुलर वेन है वो ड्रेन करती है किसके अंदर, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। तो इसी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड वेन के अंदर, लेफ्ट साइड टेस्टिकुलर वेन के अंदर वेरिकोसिल की कंडीशन ज़्यादा देखी जा रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि लेफ्ट साइड के अंदर जो वेन ड्रेन करती है 90 डिग्री पे ड्रेन करती है। तो ये जो हमने डिस्कस किया है वही इमेज है कि अगर हम देखें यहाँ पे तो लेफ्ट साइड के अंदर जो वेन है वो ड्रेन कर रही है रीनल वेन के अंदर 90 डिग्री पर, जबकि राइट साइड के अंदर जो वेन है टेस्टिकुलर वेन है ड्रेन कर रही है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। तो लेफ्ट साइड वेन के अंदर चूंकि लेफ्ट साइड टेस्टिकुलर वेन ड्रेन कर रही है 90 डिग्री पर, इसी वजह से यहाँ बैकफ्लो ऑफ ब्लड होगा। बैकफ्लो ऑफ द ब्लड होने की वजह से डायलेटेशन, टॉर्चुसिटी और इलोंगेशन डेवलप होगा। इंसिडेंस की हम बात करें तो इंसिडेंस की बात करें टेस्टिकुलर वेन के अंदर डायलेटेशन और वेरिकोसिल की कंडीशन के लिए, तो किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है? इससे फर्स्ट वो लोग हैं जो टॉल स्टेचर्ड है, टॉल स्टेचर्ड है,
उनमें कॉमन है। थिन यंग मेल के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। फैट जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो फैट अगर बहुत ज़्यादा लेन एंड थिन कोई है तो जो स्ट्रक्चर होगा उसमें वेन भी है और आर्टरी भी है, और लेस सपोर्टेड होगी। लेस सपोर्टेड होने की वजह से टॉल स्ट्रक्चर लोगों में क्यों डेवलप होता है, उसके पीछे रीजन ग्रेविटी का पुल ज़्यादा होगा। ग्रेविटी का पुल होने के साथ साथ अगर थिन यंग मेन है तो उनमें पॉसिबिलिटी होती है वेरिकोसिल की, वो इस वजह से यहाँ फैट कम होगा। फैट कम होने की वजह से सपोर्ट वीक होगा। तो अगर दोनों ही कंडीशन है, टॉल स्ट्रक्चर्ड है साथ साथ में थिन बिल्ट है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी वेरिकोसिल की ज़्यादा होगी। अगर प्रोफेशनली वो इस तरह से एंगेज्ड है जहाँ प्रोलॉन्ग आवर तक स्टैंडिंग आवर चाहिए, जैसे कोई पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, ये उसकी वर्क रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि पेशेंट को लगातार एक पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है। तो अगर हम बात करें किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, टॉल स्ट्रक्चर लोगों में कॉमन है, थिन यंग मेल के अंदर कॉमन है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन है। कई बार बायलेटरल कंडीशन भी देखी जा सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में टेस्टिकुलर वेन अगर डायलेट होती है तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा होती है। कॉजेज ऑफ द वेरिकोसिल की हम बात करेंगे तो कॉजेज ऑफ द वेरिकोसिल, फर्स्ट कॉज है इडियोपैथिक, यानी कोई कॉज नहीं होता। सेकंड कॉज है एब्सेंस ऑफ वाल्व और इनकम्पिटेंसी ऑफ द वाल्व। तो जो टेस्टिकुलर वेन है उसके अंदर कोई वाल्व नहीं है, और जहां खासतौर से एक जंक्शन इसको बोलते हैं, जंक्शन ऑफ लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन और लेफ्ट रीनल वेन के साइड पे जो जंक्शन होगा वहां अगर वाल्व इनकम्पिटेंट हो, वाल्व प्रेजेंट है, वाल्व का काम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ दी ब्लड को मेंटेन करना। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन का जंक्शन किसके साथ है, लेफ्ट रीनल वेन के साथ। यहाँ वाल्व प्रेजेंट है, अगर वाल्व इनकम्पिटेंट हो जाए, इनकम्पिटेंट होने की कंडीशन ये हो सकती है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ दी ब्लड को मेंटेन नहीं कर पाए, यानी रिगरेटेशन की कंडीशन डेवलप होगी। तो रिगरेटेशन प्रीडिस्पोज करेगा फॉर द अकरेंस ऑफ वेरिकोसिल। जो अदर कॉजेज की हम बात करें, कुछ और रीजन है इसमें, परपेंडिकुलर ड्रेनेज जो हमने डिस्कस किया था लेफ्ट रीनल वेन का, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन का, तो ये एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा रीनल सेल कार्सिनोमा है। रीनल सेल कार्सिनोमा की कंडीशन में अगर प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन के नतीजे में इनगल्फमेंट हो सकता है लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन का या लेफ्ट रीनल वेन का। तो जो सेकंड कंडीशन है जिसके नतीजे में टेस्टिकुलर डायलेटेशन हो सकता है, टेस्टिकुलर वेन के अंदर डायलेटेशन, इलोंगेशन और टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है, वो है रीनल सेल कार्सिनोमा। तो पहले तो हमने डिस्कस किया था कि ड्रेनेज की वजह से, ड्रेनेज का मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड कॉज है रीनल सेल कार्सिनोमा। इफेक्ट ऑफ द वेरिकोसिल्स की हम बात करेंगे तो वेरिकोसिल के नतीजे में क्या इफेक्ट जनरेट होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट होगा कि जो टेस्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाता है। टेस्टिकुलर एरिया के अंदर जो अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सब नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। तो कुदरत ने स्पर्मेटल पाउच को एब्डोमेन से अलग इस वजह से बनाया है कि वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो मैकेनिज्म है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मैकेनिज्म जो एक्यूरेट टेम्परेचर चाहिए, सब नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। सब नॉर्मल हमारी बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे -1 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अगर उस एरिया का टेम्परेचर हमारी बॉडी के कॉरस्पॉन्ड करेगा, यानी टोटल एरिया का टेम्परेचर अगर कॉरस्पॉन्ड करेगा तो फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस हैम्पर होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हैम्पर होगी तो सब इनफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब यहाँ अगर हम बात करें टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर इस वजह से बढ़ रहा है कि जो वेन हो रही है नॉर्मली डायलेट हो रही है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड इकट्ठा होगा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड इकट्ठा होगा तो ब्लड ही हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ब्लड अगर सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फाइनली क्या होगा, वो सब नॉर्मल टेम्परेचर अब नॉर्मल टेम्परेचर या उससे ज़्यादा हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा हैम्पर होगा। हैम्पर होने की कंडीशन में इनफर्टिलिटी या सब इनफर्टिलिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। एक और मैकेनिज्म है, इसको समझने की जरूरत है कि सब इनफर्टिलिटी कैसे डेवलप होता है। तो अगर हम बात करें इसके कॉजेज की तो ऑल्टर्ड हीट एक्सचेंज यहाँ होता है, यानी जब डायलेटेशन, टॉक्सिसिटी, इलोंगेशन डेवलप हो जाएगा पैम्पलिंग फ्रॉम द प्लेक्सस द वेन के अंदर, तो यहाँ ऑल्टर्ड मैकेनिज्म होगा हीट एक्सचेंज का। ऑल्टर्ड इस मैकेनिज्म की वजह से जो स्क्रोटल एरिया का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होगी। उसके भी पीछे मैकेनिज्म है जो इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा। इंक्रीज ब्लड फ्लो होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से फाइनली मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगी वहाँ बढ़ जाएगी। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन का। टेस्टिकुलर एरिया के अंदर स्टोरेज होता है किसका, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वो डिप्लीट होगा, यानी यूटिलाइज होगा, ग्लाइकोजन यूटिलाइज होगा। ग्लाइकोजन यूटिलाइज होने के नतीजे में डिप्लीशन होगा ग्लाइकोजन का। और ग्लाइकोजन बेसिकली प्रोटेक्ट करता है टेस्टिकुलर पेनकाइमा को। किसको प्रोटेक्ट करता है, टेस्टिकुलर पेनकाइमा को। और पेनकाइमा ही बेसिकली फंक्शनल पार्ट है। तो फंक्शनल पार्ट अगर इंजर्ड होगा या डैमेज होगा उसके नतीजे में ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सेम मैकेनिज्म एक्सप्लेन होता है लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल जैसा होगा ये भी डिस्फंक्शन डेवलप होगा। डिस्फंक्शन होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होगा, खासतौर से मैच्योरेशन जो होगा, मैच्योरेशन नहीं होगा। स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए, टेस्टोस्टेरोन चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट हो रहा है ऑल बिकॉज ऑफ लेडिंग सेल। यहाँ इफेक्ट होगा। लेडिंग सेल इफेक्ट होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल लोअर्ड होगा। टेस्टोस्टेरोन के एब्सेंस में या कम होने की कंडीशन में पुअर स्पर्मेटोजेनेसिस की कंडीशन डेवलप होगी, और ऑल बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन डिफेक्ट की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें
तो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स है स्क्रोटल एरिया या स्क्रोटल स्वेलिंग की क्लिनिकल फाइंडिंग हो सकती है। पेशेंट इसी कंप्लेन के साथ मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में आता है कि रूट एरिया या रूट ऑफ द स्क्रोटम के साइड पे स्वेलिंग है, ड्रैगिंग पेन हो सकता है और ये पेन रेडिएट करता है टुवर्ड्स द ग्रोइन या स्क्रोटम। एक क्लिनिकल फाइंडिंग है जिसको बोलते हैं बैग ऑफ वर्म लाइक फीलिंग। बैग ऑफ वर्म लाइक फीलिंग ये क्लिनिकल फाइंडिंग है जिसमें जो टेस्टिकुलर एरिया होगा यानी जो स्क्रोटल पाउच होगा वो इस तरह से अपीयर होता है जैसे बहुत सारे वर्म्स उसके अंदर रखे गए हैं, और जो वर्म रखने के बाद जो क्लिनिकल फाइंडिंग होगी, जो एलिवेशन डेवलप होता है, जो इंगोजमेंट डेवलप होगा, वो फाइंडिंग डेवलप होती है और ये कंडीशन कहलाता है बैग ऑफ वर्म लाइक फीलिंग। इसके अलावा जो अदर फाइंडिंग होगी वह है इंपल्स ऑन कफिंग की। जो थर्ड क्लिनिकल फाइंडिंग है वो है लाइंग डाउन पोस्चर में जो वेरिकोसिल की कंडीशन है वो रिड्यूसिबल होती है, रिड्यूस हो जाती है। खास तौर से एक कंडीशन है जहां पे वेरिकोसिल की कंडीशन है वो रिड्यूस नहीं होगी, वो कंडीशन है रीनल सेल कार्सिनोमा। तो रीनल सेल कार्सिनोमा की कंडीशन में इंगल्फमेंट होता है रीनल वेन का। रीनल वेन के इंगल्फमेंट की वजह से या इन्फिल्ट्रेशन की वजह से जो ड्रेनेज होगा रिस्टोर नहीं होता ऑन लाइंग डाउन पोस्चर। तो लाइंग डाउन पोस्चर्स में वेरिकोसिल अगर डिसअपीयर नहीं होता तो यहाँ पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कुछ ऐसे कंडीशंस की जो ड्रेनेज को हैम्पर कर रहा है। ड्रेनेज के हैम्पर करने वाली कंडीशन क्या है? रीनल सेल कार्सिनोमा। और खासतौर से अगर लेफ्ट साइड वेरिकोसिल डेवलप हो रहा है और वेरिकोसिल वो रिड्यूसिबल नहीं है ऑन लाइंग डाउन पोस्चर। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसको बैग ऑफ वर्म लाइक फीलिंग कहते हैं कि यहाँ आप लेफ्ट साइड के अंदर देख सकते हैं। ये ऑन टेबल एग्जामिनेशंस के बाद यहाँ देख सकते हैं जो बुलिस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही वेन है, डायलेटेड वेन है, टॉर्चुअस वेन है। नॉर्मल कंडीशन में जब ऑपरेट करते हैं वहाँ वेन आपको आइडेंटिफाई नहीं होती, अगर डायलेटेड होगी, टॉर्चुअस होगी तभी आपको विजिबल होती है। तो इस तरह से मल्टीपल आप ब्लूइश स्ट्रक्चर तो देख रहे हैं, ये मल्टीपल ब्लूइश स्ट्रक्चर यही डायलेटेड टॉर्चुअस इलोंगेटेड वेन है जिसको हम बोलते हैं वेरिकोसिल। इसमें हम ऑपरेटिव इंटरवेंशन आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिव इंटरवेंशन में हम खासतौर से जो करते हैं, हम जो वो वेन जो डायलेटेड हो गई, टॉर्चुअस हो गई, इलोंगेटेड हो गई, उसको कट करते हैं और उसको टाई कर देते हैं। एक और क्लिनिकल फाइंडिंग है जिसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम पेशेंट को जो एग्जामिन करेंगे उसमें एक साइन देखते हैं जिसको बोलते हैं बो साइन। या हम रूट ऑफ दिस